सलाम वालेकुम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। जय भारत, जय संविधान। आज का कैप्शन जो है, आज का जो टॉपिक है कि सभी का योगदान था देश की आजादी के आंदोलन में, तो क्या ऐसी वजह थी कि देश का बंटवारा क्यों किया गया? जब सभी का आंदोलन में योगदान है था तो क्यों बंटवारा हुआ? और भारत की विकास की मुख्य बाधा क्या है? इस भारत के तरक्की की मुख्य अड़चन यानी खास अड़चन क्या है? ये इसी टॉपिक पर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम चोकरायत एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट साहब हैं, और बामसेफ से जुड़े हुए अफसर अली, बामसेफ के सीनियर कार्यकर्ता हैं। तो मैं इनकी प्रतिक्रिया और इनका विश्लेषण जानने से पहले मैं इसका एक संकेत मैं भी देना चाहता हूं, अपनी प्रतिक्रिया इस पर मैं करना चाहता हूं कि जब सबका योगदान था ही तो भारत का बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि राजपूत शासन काल से जब नष्ट हुआ, मुगलों का राज कायम हुआ, तो मुगलों के जो 9 मंत्री थे उन्हीं को नवरत्न कहा गया, और आज तक जो तेल लगाते हैं उसे नवरत्न सुगंधित तेल जो कहा जाता है। नवरत्न कोई ना जड़ी बूटी है, ना कोई दवा है, उन्हीं को नवरत्न कहा जाता है। तो जब देश आजाद होने लगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये ये भय थी कि कहीं धर्म परिवर्तित राजपूत और जो नहीं धर्म परिवर्तित हैं, जो राजपूत हैं, ये कहीं दोबारा से अपना राजपूत शासन काल याद करके और कहीं दोबारा से राजपूत शासन काल स्थापित करने की ना सोचें। इसलिए इनको हड़बड़ी में बहुत जरूरी था, इनको कांटा दूर करना था, इसलिए इन्होंने भारत का बंटवारा किया। इसमें 2 फायदा था, एक तीर से 2 शिकार। एक तो भारत से मुसलमानों की तादाद निकल जाएगी, और अगर थोड़े बचे खुचे रहेंगे तो कोई बात नहीं। और राजपूत से जो भय थी, वो राजपूत से जो धर्म परिवर्तित मुस्लिम थे वो भी निकल जाएंगे, तो वो दोबारा से धर्म परिवर्तित मुस्लिम अपने राजपूत भाइयों का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि जब देश अलग हो जाएगा तो वो साथ नहीं दे सकते। ये मेन यही निशाना था, खास डर राजपूतों की थी। दूसरी बात, अभी भी भारत के मुख्य विकास की अड़चन जो है वो ईवीएम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जितना भी एनआरसी, कृषि आंदोलन, जो बिल ला रहे हैं या जो नीलामी कर रहे हैं, ये सब तो फालतू की बकवास की बात है। ईवीएम पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। और आखिर में मैं कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं मुख्यमंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं पर कि इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है, गबन किया है, तो इसलिए ईवीएम के विरुद्ध वो बोलते नहीं है। कहीं उनको सीबीआई जांच ना हो जाए और वो जेल ना चले जाएं, यही मेन कारण है। तो देश का बंटवारा मुसलमानों को कम करना था भारत से, और राजपूतों की भय थी, ये कारण था। और अब जो है ईवीएम पर मुख्यमंत्रियों की चुप्पी, क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है। ओके, अब वकील साहब आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। इसमें आप जो ऐड करना चाहते हैं, मेरी बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसी पर आज चर्चा होनी चाहिए। एक तो आपकी थोड़ी देर के लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज चली गई थी, तो हाँ, मैं आपकी बहुत सारी बात नहीं सुन पाया। तो अच्छा, मेरा कहना यह है कि आप एक एक सवाल रखें, अपन उसके बारे में प्रतिक्रिया कर देते। एक एक सवाल रखिए आप। मेरी आवाज चली गई थी, इसका मतलब कि ये लाइव में कुछ, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होगी, समझेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे? कोई तो बात नहीं, बहरहाल मैं आप दोबारा अपना से एक प्रश्न एक को सवाल अपने, रखिए।
दोबारा कर देता हूं। भारत का जी। बंटवारा आखिर सबका योगदान था, तो हुआ ही क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि मुसलमानों की तादाद को भारत में कम करना था ताकि निकल जाएं, और खास डर जो थी वो राजपूतों से थी, कहीं दोबारा से वो अपना राजपूत शासन काल याद करके दोबारा से सक्रिय ना हो जाएं। इसलिए रास्ते का कांटा साफ किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजपूतों के भाई से देश को अलग किया। तो इसमें डबल फायदा हुआ, एक तो पूरे मुस्लिम जो धर्म परिवर्तित थे, एससी एसटी ओबीसी के, और जो राजपूत थे वो अलग हो गए, दूसरा देश हो गया। इसलिए इन्होंने अपने कांटा दूर किया रास्ते का। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? हाँ, इस बारे में बहुत कुछ सहमत है आपकी बात से। और इस बारे में आपसे मेरे ख्याल से शायद आप मेरे बारे में सुनना चाहते हैं, मुझसे ही सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को बनाने के कुछ कारण रहे हैं। पहली बात तो पाकिस्तान जब भारत में ही था तो करीबन 30% मुस्लिम थे यहाँ पर, और 30% वो, और अगर SC ST को मिला लिया जाए 22.5%, तो 52% हो जाते हैं। तो 52% SC ST OBC और मुस्लिम बाकायदा कोई सत्ता बनाने के लिए बाकायदा एक मजबूत ग्रुप है और मजबूत वोट बैंक है। तो दूसरी तरफ यह था कि एक तो बात यह है कि मजबूत वोट बैंक है, इस मजबूत वोट बैंक को खत्म करना था। दूसरी बात क्या था कि पाकिस्तान को बनाने का दूसरा कारण ये रहा कि जब इसको जो शर्त रखी गई पाकिस्तान बनाने की, तो जब गांधी के सामने शर्त रखी गई तो गांधी ने भी एक शर्त रख दी कि हम पाकिस्तान तो बना लेंगे लेकिन SC ST OBC को सेल्फ इलेक्टोरल का जो पावर है वो ना दे। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पर माउंट बेटन ही थे यहाँ पर। तो उस टाइम पर ये माउंट बेटन के सामने जब पाकिस्तान को अलग होने की बात या पाकिस्तान अलग करने की बात या भारत को 2 टुकड़े में बांटने की बात हुई, तब उस टाइम पर गांधी जी ने एक शर्त रखी कि पाकिस्तान तो हम दे देंगे और पाकिस्तान हम अलग भी कर देंगे, लेकिन सेल्फ इलेक्टोरल SC ST का सेल्फ इलेक्टोरल जो पावर है या डबल वोटिंग पावर है, उस डबल वोटिंग पावर का राइट SC ST को ना दिया जाए तो हम पाकिस्तान का बंटवारा मंजूर करते हैं। एक तो ये चीज। दूसरी बात ये थी कि अगर यहां से मुस्लिम कम्युनिटी निकल जाती है तो SC ST के पास सिर्फ और हिंदुत्व में बने रहने के अलावा और कोई साधन नहीं रहेगा। और तीसरी बात ये थी जो आपने कही, बहुत अच्छी बात जो आपने राजपूत वाली जो बात कही है, राजपूत वाकई अपना शासन कायम करने की या अपनी हिस्सेदारी ना मांग ले या अपने शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी ना मांग ले, इसीलिए राजपूतों के साथ जो दूसरे कन्वर्टेड राजपूत थे ये दोनों आपस में एक ना हो जाएं, कन्वर्टेड राजपूत और ये राजपूत, तो दोनों एक ना हो और एक होकर के कोई अपनी राजनीतिक शक्ति खड़ी ना कर ले और कोई चैलेंज खड़ा ना कर दे दूसरे शासक वर्ग के लिए। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को अलग करवाया। राजपूत एक ऐसी कौम है जिस कौम ने देश के आजादी समय से और आज तक सुरक्षा व्यवस्था में उन्होंने बहुत कुछ खोया है। उनके जो भी नौजवान बच्चे हैं, सही है, उनके जो नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो जैसे ही BA MA के आसपास आते हैं और वो बाकायदा उनको सीधा सा एक रास्ता नजर आता है कि भाई सेना में जाते हैं, और सेना में वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो सेलेक्ट होने के बाद अधिकतम ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं राजपूतों के, ये फ्रंट लाइन में सेलेक्ट होते हैं। तो बहुत ऑफिसर ग्रेड में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ये फ्रंट लाइन में है। फ्रंट लाइन मतलब थल सेना में बिल्कुल सामने आमने सामने की जो लड़ाई है उसके अंदर सबसे ज्यादा है। तो इनके जो नौजवान पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये वह नौजवान पढ़े लिखे बच्चे जब बॉर्डर पे होते हैं तो आप देखिए SC ST OBC और माइनॉरिटी और चौथा है राजपूत, उसके घर पर ही एक शहादत की किसी शहीद की बॉडी पहुंचती है या उनके घर से ही शहादत होती है। तो अधिकतम जो विधवाएं हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी और राजपूतों के घरों से ही हैं। हम जहां तक राजपूतों की बात कर रहे हैं, राजपूतों के घर में हमारे यहाँ राजस्थान में झुंझुनू वगैरह जो इलाका, झुंझुनू चूरू सीकर वाला जो इलाका है, इस इलाके को देखा जाए तो हर घर के अंदर एक
मतलब आज भी हर घर में शहीद की विधवा बेवा जो औरतें हैं वो मिल जाएंगी और उनके बच्चे जैसे तैसे करके वो पाल रही हैं। होता क्या है कि इन राजपूतों के साथ एक समीकरण और काम कर रहा है कि राजपूतों के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन पढ़े लिखे बच्चों में जो आधा दौर है आपस में संविधान की समझ वाला दौर है जो चल रहा है, उस संविधान की समझ में ये बच्चे ना आ जाएं और संविधान में समझ करके अपने हक और अधिकार, अपने जनसंख्या के अनुपात में राजपूत अपना हक और अधिकार न मांग ले। शासन में, प्रशासन में, सरकारी व गैर सरकारी सभी संस्थाओं में। इस डर से ऐसा लगता है कि हम राजपूतों को ज्यादा सेलेक्ट किया जा रहा है वहां पर क्या नाम है आर्मी में, क्योंकि अगर कोई राजपूत परिवार का बच्चा, नया बच्चा और गरीब परिवार से बच्चा है जो पहला ही पढ़ा लिखा है या दूसरा पढ़ा लिखा है, यदि वो बच्चा पढ़ लिख करके अगर समाज में रह करके यदि और कोई तरक्की करता है, जैसे कोई अच्छी और सर्विस ज्वाइन करता है, जैसे आरएस, आईपीएस, आरपीएस या और भी कोई बड़ी सर्विस करता है, तो वो हो सकता था अपने समाज को सही दिशा देने के लिए और भी अच्छा बेहतर करता। लेकिन उनमें एक देशभक्त और राष्ट्रभक्ति की ऐसी भावना है कि वो उस राष्ट्रभक्ति की भावना को निभाने के लिए बॉर्डर पर चले जाते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं, सेना में भर्ती हो जाते हैं, चले। उसके जाने के बाद वहां पर उसके साथ जो भी कुछ होता है, जो दिन रात जो मेहनत करता है, जो बॉर्डर की सुरक्षा करता है, आखिरकार जो बॉर्डर पर गोलीबारी होती है, उस गोलीबारी के अंदर वो खत्म हो जाता है। अब उस खत्म होने से उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है, ये बात देखने वाली है। पहली बात आपकी सही है। घर परिवार वकील साहब, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं ताकि मैं बाद में अफसर अली भाई से मैं सवाल करूं इसी बात पे। मैं थोड़ा से और जरा से आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जिस हिसाब से मिलिट्री में तो है राजपूत बहुत जाते हैं और देश जब से गुलाम हुआ तब से बहुत ही योगदान राजपूतों का गुलामी में, जब गुलाम हुआ तो भी बहुत शहादत हुई, ज्यादातर तो राजपूतों की शहादत हुई थी। उसके बाद जब ये देश आजाद हुआ तब से भी और अभी तक राजपूतों का बहुत योगदान रहा है, अभी तक भी है। तो लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजपूतों की आपने संसद में या जो है आईएएस ग्रेड में या जजों की तादाद में या राजदूत जितने भी देशों में हैं, इनमें राजपूतों की संख्या और ब्राह्मण की संख्या में कितना अनुपात में कितना अंतर है, ये भी आपने कभी गौर किया? बिल्कुल, करीब करीब मैं आपको बता देता हूं, करीबन 40 गुना अंतर है। 30 गुना मतलब राजपूतों की जनसंख्या के अनुपात में तो छोड़िए, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधे % के हिसाब से भी नहीं है उनके अंदर अधिकारी। वही तो मैं प्रश्न आज उठा रहा हूं। ये बात हमारी, आप भी राजी हैं, आप भी मान रहे हैं कि देश का बंटवारा जो हुआ था वो मेन राजपूतों के भय से कहीं दोबारा राजपूत शासनकाल स्थापित करने के लिए सोचें या जागृत ना हो जाएं, इसीलिए डबल शिकार हो गया कि मुसलमानों की तादाद भी कम हो जाएगी जो SC ST OBC से कन्वर्ट हुए हैं, और साथों साथ राजपूत जो आधे हो गए हैं और आधे जो धर्म परिवर्तित है वो चले जाएंगे दूसरे देश, तो बाकी जो राजपूत बचेंगे वो इतना सक्रिय हो नहीं सकते। मेन इसका यही कारण था। और वही अज्ञानता अभी तक चली आ रही है कि EVM के बारे में ना तो राजपूत समझ रहे हैं, ना कृषि बिल के बारे में समझ रहे हैं, और ना हम सब समझ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जितने हैं चुप हैं। देश नीलाम हो रहा है, एयरपोर्ट और रेलवे और प्राइवेटाइजेशन हो रहा, बेरोजगारी थोपी जा रही है। हम इसलिए हम प्रोग्राम आज किए हैं। तो इस पे आप 5 मिनट और बोलिए, उसके बाद में ये जो है माइक दीजिए उनको, अफसर अली भाई को 5 मिनट आपको और मिलेगा। बिल्कुल, राजपूतों को सिर्फ और सिर्फ मारपीट में इस्तेमाल किया जाता है हिंदुत्व के नाम पर। उनके बच्चों पर चाहे वो आर्मी में भर्ती रहते हो तो वहां शहादत हो जाती है, तो एक मार तो वहां पर पड़ती होगी। दूसरी मार ये पड़ती है कि अगर समाज में या राजनीति के अंदर उनको इस्तेमाल
उनके सबसे पहली बात तो सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी और राजपूतों के लिए जो गरीब परिवार के हैं या टोटल गरीब तबका देख लिया जाए, उसमें राजपूत बहुत बड़े स्तर पर गरीब हैं, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा है ही नहीं। उस एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इसी वजह से वो लोग समझ नहीं पाते, संवैधानिक हक और अधिकार को समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते इसीलिए वो डिमांड मांग नहीं उठा पाते। तो वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के पीछे जाने अनजाने में, बहकावे में वो उनके पीछे लग जाते हैं, और कहीं कहीं किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार होकर के किसी दूसरे के कहे अनुसार या उकसावे में आकर के या तो SC ST OBC पर हमला कर देते हैं या फिर मुसलमानों पे हमला कर देते हैं। और उस हमले के साथ साथ ही बाकायदा उनका वीडियो भी बना लिया जाता है, और वीडियो बना करके बाकायदा उनको प्रकाशित भी कर दिया जाता है, और प्रकाशित करके उन पर मुकदमे भी लगवाए जाते हैं। उसे मुकदमे लगवाए जाकर के फिर राजनेता ये कहते हैं कि भाई हम आपको बचा लेंगे, आप चिंता मत करो, और बाकायदा उनको जमानत करा के बाकायदा निकाल तो लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ बाकायदा प्रॉपर चार्जशीट दायर करवाते हैं, और चार्जशीट दायर कराने के बाद लंबे समय तक उनके खिलाफ चार्जशीट चलती रहती है, लंबे समय तक, और कई बार तो निर्दोष बच्चों को भी फंसा देते हैं। सही। तो निर्दोष बच्चे जब फंस जाते हैं तो 20-20 साल तक, 20-20 साल बाद जाके ये कहा जाए कि आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं, तो 20 साल बाद कौन सी इज्जत बचती है, कौन सी इज्जत बच जाती है उसके पास, कौन सा जीवन बच जाता है उसके पास जो बेटर प्रोस्पेक्टस में वो काम में ले सके। इसलिए राजपूतों को अधिकतम जाने अनजाने में गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेरोजगारी देखो, उनमें शिक्षा की कमी तो राजपूतों में भी है, और बेरोजगारी भी है बहुत ज्यादा। तो उस बेरोजगारी के राजपूतों में शिक्षा की कुछ वकील साहब, राजपूतों में शिक्षा की कुछ कमी तो है ही, लेकिन जो शिक्षित हैं या जो उच्च शिक्षित हैं उनको योग्यता के हिसाब से उनको पद मिलता भी तो नहीं, नौकरी मिलती भी तो नहीं है। मैंने खुद देखा है, मैं अभी मिलती सकता हूँ। आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है। अच्छा, तो ठीक है वकील साहब, आप थोड़ा 2 मिनट के लिए इनको जो है सगुई साहब थोड़ा चांदने में बैठे, अंधेरा नजर आ रहा है आपका चेहरा, उसमें लाइट लगा हम क्या करें, तो हमको जो है हमारे यहाँ लाइट नहीं, लाइट पीछे है, तो हमको घूमना पड़ेगा, तो मैं घूमता हूँ। देखिए मैं प्रयास करता, घूम जाइए, मैं प्रयास करता हूँ, अगर हो गई लाइट तो ठीक है, वरना और भी इससे ज्यादा तो मैं कर सकता नहीं। देखिए शायद है, हो जाए तो हो जाए। हाँ हो गया बिल्कुल सही है, क्योंकि मजबूरी है भाई तो अफसर अली भाई, आपका खैर मकदम है, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपने तो प्रश्न सुन लिया और समझ लिया, लेकिन आपको दोबारा से पूछ रहा हूं कि भारत का बंटवारा आखिर क्यों हुआ, जब सबका योगदान था, सब लोग सही थे और कोई बुराई नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम लड़ाई दंगा नहीं हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि आजादी में सबका योगदान था, सब लोग घुले मिले थे, आपस में मिले थे। तो आखिर क्या जरूरी था, क्यों देश का बंटवारा होना जरूरी था? हेलो 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 अफसर भाई, आपको आवाज मिल रही है? नहीं, हेलो 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही। कहने का मतलब सर ये कि अच्छा, मैं अपना प्रश्न दोबारा करूं या आपने समझ लिया? नहीं, सुन लिया सर, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है जी। अभी आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें मुझे बताई और हम आप लोगों की बातों से सहमत है, कहीं हद तक सहमत हैं। आप सब लोग मुझसे उम्र में ज्यादा है, नॉलेज भी आप लोगों के पास ज्यादा है, फिलहाल है, सामाजिक जानकारी ज्यादा है। एक्चुअली क्या, जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक साजिश तो है। ये कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि चलो एक मौसम की तरह ये एक समय आएगा फिर बदला जाएगा, पाकिस्तान अलग किया जाएगा। ये एक साजिश की गई है, किसी ना किसी वर्ग का कंटिन्यू या लंबे समय तक उनका जो है कब्जा बना रहे इस मुल्क पर, इसलिए उन्होंने इस मुल्क को डिवाइड किया। और ये एक प्री प्लानिंग के तहत हुआ है, ना कि इसके पीछे कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि चलो एक काम करते हैं आज ये चेंज कर देते हैं। उनको इस मुल्क पर कब्जा करना था। कब्जा करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक षड्यंत्र रचा कि भाई आने वाले वक्त में ये था कि समाज जागरूक होगा। समाज जागरूक होगा जब
संविधान यहाँ पर लागू हो जाएगा। संविधान लागू होने के बाद में यहाँ पर लोग क्या करेंगे, अपने हक अधिकार जानने लगेंगे। लोग जब पढ़ा लिखा समाज होगा, जब अपने हक अधिकार मांगने लगेंगे तो हमारा क्या बचेगा, क्योंकि हमारी संख्या तो बहुत कम है। अब उनकी संख्या कम है तो सीधी सी बात, उनको थोड़ा सा मिलेगा, एक रोटी में एक निवाला मिलेगा, बाकी तो सारा बटेगा। लेकिन उनको चाहिए था एक रोटी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक रोटी अगर हमारे पास होगा तो जो लोग हमारी गुलामी करेंगे, जो हमारे इशारे पे चलेंगे, तो हम जितना चाहेंगे उतना देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि वो अपनी हुकूमत कायम रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने प्री प्लानिंग के तहत ये सब सारा सिस्टम किया। और बहुत हमारे जो साथी, अभी सर आपने ये चीज बताया, जो राजपूत लोग थे उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट हुए, उसके बाद में उनको किया। एक चीज तो है, ये जो राजपूत कौम है ये मार्शल कौम है, कहीं ना कहीं इससे जो ब्राह्मण समाज है इन लोगों को तो बहुत बड़ा खतरा है ही है। इसलिए उसको हटाने के लिए जो अभी आपने बात बताई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये भी एक रीजन है कि उन्होंने क्या किया, इस कौम को हटाने के लिए पहले तो जो धर्म परिवर्तित हुए हैं उनको हटाना है, इसके लिए उन्होंने इस देश का बंटवारा किया। एक चीज तो ये चीज रही। दूसरी चीज क्या है कि अभी सर ने एक चीज और बताई है, मैंने भी नोट किया है कि राजपूतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि इस्तेमाल गलत नहीं किया जा रहा, गलत कौन कर रहा है। अभी सर ने, अभी वकील साहब ने बताया कि गलत इस्तेमाल किया। एक्चुअली क्या, जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता होता है कि इस्तेमाल कैसे करना है इनका, तो वो लोग अपने दायरे से, अपने नजरिए से वो सही कर रहे हैं, बशर्ते जिनको जानकारी नहीं वो गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? सही सर नहीं, आवाज आ रही है, आप बताइए, आप जारी रखिए। जी, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें हो रही है सही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि उन लोगों को जिनको हुकूमत कायम रखना है, यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम रखना, उनकी पहले से प्लानिंग चलती। जो हम लोग अचानक जागते हैं, वो लोग आज से 50 साल पहले प्लानिंग करते हैं 50 साल बाद क्या होगा। जो आज हो रहा है ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये बहुत पहले की है। आगे क्या होगा वो सब सारी प्लानिंग वो लोग बना के रखे हुए हैं। हमको इससे निपटने के लिए हमारे पास जो हमारे लिए पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं, वो सबसे जो खतरनाक बेड़ी है वो ईवीएम है। ईवीएम के जरिए आज की डेट में हम सब लोग अपने हिसाब से अपने रास्ते को नहीं चुन पा रहे हैं, और अगर हम चुनते भी हैं तो वो हमारे पाले में आता ही नहीं है। हम चुनते हैं लेकिन वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। और अभी सर आपने एक चीज और अभी बताई कि जो आज के मंत्री हैं और बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली क्या है कि जब किसी चीज को जैसे अभी गांव में होता है या कहीं पर भी होता है, जो कुत्ते पाले जाते हैं लोगों को, उसको जब लोग निवाला देते हैं ना, तो फिर घर का मालिक जो बोलता है उसको वही करना पड़ता है। आज की डेट में जो एमपी एमएलए हैं ऑलरेडी उनको पहले से खिलाया पिलाया गया, और जम के खिलाया पिलाया जा रहा, अनाप शनाप खिलाया गया। जब उनको अनाप शनाप खिलाया गया तो आज की डेट में वो जो खिलाया है उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, और अगर बोलेंगे तो उसका लगाम उसके पास उसकी छड़ी रखी हुई है। तो जो तो इस बात को नहीं, एक सेकंड बस एक सेकंड, तो इस बात को वोटर क्यों नहीं समझता? इस बात को क्यों? वोटर तो खैर अज्ञान है, वोटरों में ज्यादा से ज्यादा 1-2% जागृत है, लेकिन बाकी नहीं। तो उनकी जिम्मेदारी, आखिर वोटर इस बात को क्यों नहीं समझता कि हमारे मुख्यमंत्री ने खूब घोटाला किया है, खूब खाया हराम का पैसा जमा किया है, इसलिए वो ईवीएम का विरोध नहीं करेगा। चाहे देश बर्बाद हो जाए, जल जाए, भिखमंगा हो जाए, कंगाल हो जाए, तो वो नहीं बोलेगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुख्यमंत्रियों का साथ छोड़ें, अपने नेताओं को लात मारें और हम देश बचाने के लिए आंदोलन करें। जी आपकी बात सही है। एक्चुअली क्या है, वो लोग जो सिलेक्शन करते हैं ना, वो सिलेक्शन आदमी अच्छा है इस पे नहीं करते, आदमी करप्शन में डूबा इस पे नहीं करते। आज की डेट में लोग किसको चुनते हैं? या तो धर्म के नाम पे वोट देते हैं, या जाति के नाम पे वोट देते हैं, या डर की वजह से देते हैं, या बिक जाते हैं। यही 2-4-5 ऐसे पॉइंट होते हैं। तो जो सबसे बड़ा नशा होता है वो जाति और धर्म का नशा होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, यादव समाज है, वो चाहे जितने खराब काम करें, आज की डेट में अखिलेश यादव जी ईवीएम पे नहीं खुल के बोल रहे हैं, वो समाज जो है आज की डेट में उनको नकार भी नहीं रहा। और जैसे मायावती जी हैं, मायावती जी ईवीएम पे नहीं बोल रही, लेकिन शेड्यूल कास्ट बहुत ऐसी जातियां हैं उनको आंख बंद करके फेवर में है, जानते हैं कि ये कुछ बोल नहीं रही, ना गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही, ना ईवीएम के खिलाफ बोल रही, लेकिन फिर भी वो एक जाति का जो क्या नाम फेविकोल चिपटा है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लोग सही गलत अच्छा, हमको एक बात याद आ गई, अफसर अली भाई, हमको एक बात याद आ गई।
जी जी कि जो मुख्यमंत्री चुप है वो तो हराम खाए हुए हैं, उनके पेट में हराम जी भरा जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दो, बीच में नहीं बोलो। लेकिन जो जनता चुप है जानबूझ करके, इसमें कुछ दलाल होते हैं जो मूर्खों को बार बार जो है रोज रोज थपकी देकर सहला करके यानी कि उनको सुलाते रहते, भुलवाते रहते हैं। ये बात मेरी सही है कि नहीं? बीच में जो दलाल है ये गुमराह करने वाले ज्यादा हैं, इनकी तादाद। सर, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर समाज में, हर जात में ऐसे दलाल हैं जो अपने समाज के 10-20 घरों को, अपने मोहल्ले को, गांव को किसी ऐसे दलाल के हाथ में बेचते हैं। उनको जो है ये जो नेता, चाहे एमपी एमएलए हो, चाहे बड़े कोई नेता हो, वो लोग लाख 2 लाख 10 लाख रुपया पैकेज देते हैं। और ऐसे लोगों को जो समाज में ऐसे लोग हैं, वो ऑलरेडी ये चीज कर रहे हैं कि 2-4-10 लाख रुपया में वो अपने समाज को, अपने मोहल्ले को ले जाकर गलत झोली में डाल देते हैं। जब वो डाल देते, पावर तो उनके पास होता नहीं, सिर्फ यही है कि उनको पैसा मिला, उन्होंने समाज की दलाली की है। तो इनका पावर बाद में खत्म हो जाता है। इनका पावर खत्म होने के बाद में अब एमपी एमएलए या ऊपर का बंदा कोई इनकी कभी जानकारी करने आता नहीं है। तो कहने का मतलब अच्छा, दलाल तो हैं। जी हाँ, सही। तो वकील साहब, आपने पहला प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो है भारत का बंटवारा मुख्य रूप से भारत से मुसलमानों की तादाद कम करना था, और उसका मेन कारण था कि राजपूत कहीं जागृत होकर अपना राजपूत शासन काल कहीं जो है याद करके अपना राजपूत शासन काल कहीं कायम न करने की सोचें। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा अपने सरदर्द कांटा दूर किया। अभी मैं चाहे पूछ रहा हूं कि अब का जो ये समस्या है, बिना ईवीएम हटे देश की कोई समस्या हल नहीं होगी। तो ईवीएम हटेगी कैसे, हम आपसे बहुत आसानी से पूछना चाह रहे हैं कि हमें इसका सीधा सवाल जवाब दीजिए कि ईवीएम हटेगी कैसे। बस हम यही इतना पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए, ईवीएम हटेगी एक जन आंदोलन से, और जन आंदोलन करना पड़ेगा सबको। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अभी अलग अलग तबकों में जो बटे हुए हैं, जिनके खिलाफ या जिनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले लिया गया है, या गैर कानूनी रूप से, या सॉरी असंवैधानिक कानून जिनके खिलाफ पास कर दिए गए हैं, तो जिन वर्गों पे या जिस कैटेगरी पे या जिस किसी ग्रुप पे या किसी सामाजिक ग्रुप पर जो असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है इन असंवैधानिक कानूनों का, सिर्फ वो आंदोलन कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी है जिन लोगों के खिलाफ अभी पूरा बुरा असर नहीं पड़ा। पहले बैंक वाले क्या कर रहे थे? बैंक वाले ये कर रहे थे कि जब जीएसटी वगैरह जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब आम जनता के ऊपर ये दांत निकालते थे, ये हंसते थे। हमने ये कहा था इनको कि बैंक वालों ठहर जाओ, जूते सबके पड़ेंगे। तो इस बात पर ये हंसते थे। आज इनके जूते पड़ रहे हैं। आज इनका बैंक प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, तो इनको डर लग रहा है। हालांकि बैंकों में पैसा हमारा भी है, ये खतरा हमारे लिए भी है, इसलिए बोलना तो चाहिए, लेकिन इनको एहसास करा के इनको बाकायदा का साथ देना चाहिए। ईवीएम एक ऐसा खतरा है। इस खतरे के लिए सबसे पहले तो क्या है कि कुछ दलाल, भड़वे और चमचे ऐसे सेट कर रखे हैं, जैसा कि अफसार भाई ने भी बताया है, ये सेट कर रखे हैं कि जो करप्ट नेता है, उस करप्ट नेता को टिकट दिया जाता है और करप्ट नेता को बाकायदा फायदा मिल रहा है। इसीलिए वो ईवीएम का विरोध इसलिए नहीं करता, आम जनता को विरोध करने के लिए नहीं कहता, अपने समर्थकों को विरोध करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि उस करप्ट नेता की बाकायदा सीडियां बनी हुई है, रिकॉर्डेड है बाकायदा करप्शन के। सरकार के पास करप्शन के बाकायदा रिकॉर्ड है, और यदि ईवीएम के खिलाफ बोलेगा तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, सीआईडी वगैरह सब कुछ लगा दिया जाएगा उसका। तो वो भी ठिकाने लगाने का बाकायदा सरकार के पास पूरा इंतजाम है। दूसरा बात है कि जो बेरोजगार जनता है, उस बेरोजगार जनता को किस तरह से करके अपने साथ में लगा करके और हवा दे करके और धर्म के नाम पर, रोजगार के नाम पर और गरीबी के नाम पर उसको साथ ले लेते हैं ये लोग। और तीसरी बात है कि आम जनता को, जो गरीब बेरोजगार जो बच्चे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में संविधान के अंतर्गत उनका पूरी व्यवस्था की गई है, पूरे हक और अधिकार की व्यवस्था की गई है, और बाकायदा वो उस लड़ाई को नहीं लड़ने लगे। इसीलिए उनका काम का जो वक्त है, समझने का वक्त है, संवैधानिक सोच समझ का जो वक्त है, उस वक्त को बाकायदा वो उस उल्टे सीधे उलझुल कामों में, जैसे धार्मिक दंगे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान के दंगे हैं, इनमें जैसे कि एससी एसटी ओबी के खिलाफ रिजर्वेशन के मामले हैं, तो उन लोगों को उनमें उलझा लेते हैं, तो उनमें उलझा करके उनका जीवन बर्बाद करते हैं। लेकिन
अभी इस टाइम पर सोशल मीडिया से बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि आम जनता को धीरे धीरे इस संवैधानिक अधिकारों को पता चलने लग गया है। राजपूतों का जो इंटेलेक्चुअल कौम है, उस कौम को बाकायदा पता लग गया है कि वास्तव में SC ST OBC और माइनॉरिटी सही कर रही है। वो अपने जनसंख्या के अनुपात में अपने संवैधानिक अधिकार मांग रही है, शासन में अपना संवैधानिक अधिकार मांग रही है, प्रशासन में संवैधानिक अधिकार मांग रही है, और सही मांग रही है, क्योंकि इसके न होने की वजह से ही सारी समस्याएं हैं। तो SC ST OBC को और माइनॉरिटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन, प्रशासन, सरकारी व गैर सरकारी सभी संस्थाओं में सबऑर्डिनेशन मिलना चाहिए। ये बाकायदा जनसंख्या के अनुपात में संविधान में लिखा हुआ है। संविधान अच्छा, करता है। एडवोकेट साहब, वकील साहब और अफसर अली भाई, हमको एक प्रश्न और एक बात याद आ गई, उसको मैं दिलाता हूं, उसके बाद में मैं प्रश्न करूंगा कि कोई संगठन और कोई पार्टी ऐसी बताइए, पहले इसका बता दीजिए, तब हम अपनी जो बात याद आई है हम वो कांग्रेस पर नजर रखेंगे। हम कांग्रेस पर पहले जो कांग्रेस की नजर जो यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो कांग्रेस थी और जो अब है, इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसको मैं बाद में पहले ही मैं बता देता हूं कि पहले जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी बेटी इंदिरा गांधी थी, उनके बेटे जो है वो राजीव गांधी थे। तब तक की बात दूसरी थी, तब कांग्रेस की इमेज दूसरी थी। अब जो कांग्रेस की इमेज है RSS की नजर में, सोनिया गांधी क्रिश्चियन लड़की और उनकी बेटी प्रियंका वो वाड्रा के साथ शादी हुई, जो कि वाड्रा क्रिश्चियन है, और राहुल गांधी का तो कुछ अता पता नहीं। तो जो तब कांग्रेस के जो मतलब जो वो था, अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था, जो भी था, तो जो कांग्रेस की इमेज RSS की नजर में तब थी, वो अब 0 हो गई। और इस बात का आभास राहुल गांधी को नहीं है कि मेरे दादा में और मेरे में क्या अंतर है, और RSS की नजर में हमारे दादा परदादा नाना की क्या वैल्यू थी और हमारी क्या वैल्यू है। इस बात को क्या राहुल गांधी समझते हैं कि नहीं समझते? सर मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए। जी नहीं वकील साहब को बोलने दीजिए, वो अफसर भाई जी बात करिए जी वकील साहब, थोड़ा से अच्छा लगेगा मुझे। जी बताएं सर। बताइए वकील साहब। ऐसा है साहब कि कांग्रेस पहले भी कसाई थी और आज भी कसाई है, और असली कसाई कांग्रेस ही है, और इस कसाई कांग्रेस का दूसरा बेटी है RSS, है ना, और तीसरी कसाई बेटी है इसकी बीजेपी। ये स्पष्ट शब्दों में है, ये तीनों ही कसाई हैं। एक छुपा हुआ कसाई है जो कसाई को जन्म देने पर लगा हुआ है, और एक ऐसा कसाई जो अपने औलाद को कसाईयत के लिए मैं एक बात याद जो मैं कहना चाहता हूं, उस पर आप भी विचार कीजिए, माफ कीजिएगा, वो आपकी बात सही है। पाल पोस करके इन्होंने बीजेपी को और RSS आप मेरी बात को सुन नहीं रहे, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई एक सेकंड, आप ही का जवाब मैं जो कहावत कहने जा रहा हूं उसको पहले सुन लीजिए। कांग्रेस अब केला बीछी बांस अपने बियाने नाश, जब बांस जो होता है अगर उसमें फूल फल आ गए तो खत्म, मर जाता है। केला की भी यही हालत है, फूल आया फल आया केला खत्म। बीछी की भी यही आदत है, यही होती है, जब बीछी के बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं वो तुरंत मर जाती है। तो कहीं कांग्रेस मर गई है? कांग्रेस को ये एहसास है कि नहीं अब कांग्रेस में दम नहीं, खत्म गई, अब कभी नहीं आएगी, ये बात का एहसास है कि नहीं? देखो, कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में घुस गए मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी में घुस गए हैं। कांग्रेस बाकायदा जिंदा है, कांग्रेस मरी नहीं है। कांग्रेस के नेता बीजेपी में घुस गए हैं, जो पार्टी को जिंदा रखते हैं ना, इधर के इधर ढुलमुल करके, वो बाकायदा मौजूद हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। वो उधर बीजेपी में घुस जाते हैं, कुछ इधर घुस जाते हैं, आकर के आपस में एक दूसरे के नेताओं का ट्रांसफरेशन करते हैं, और इस सारे काम को ऑर्गेनाइज करती है RSS। तो इसीलिए कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की दरअसल पोल खुल गई है वास्तव में, कि कांग्रेस ही बीजेपी की नानी है और कांग्रेस ही RSS की मां है ना। और बाकी जो पार्टियां निकली है, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, जैसे कि मार्क्सवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी है,
इन तीनों की जनक भी वही कौम है, जो एक ही कौम जो सबको चला रही है, जो आरएसएस को चला रही है, वही कौम उसकी है। तो इन सारी की सारी पार्टियां एक ही है, सिर्फ और सिर्फ जब हमारा किसी से मन उब जाता है, किसी सरकार से मन उब जाता है, तो हम कोई दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। तो ये पहले ही हमारे जाने के रास्ते हम कोई दूसरा ऑप्शन ना चुन ले, इसलिए हमारे सामने एक दूसरा ऑप्शन रख देते हैं। हम समझते हैं कि वो भला है, उधर चले जाते हैं, लेकिन सबके जनक एक ही कौम है और वो है ब्राह्मण। सबके जनक एक ही है और सभी ने ये पार्टियां बना रखी है अलग अलग विचारधारा के आधार पर, जबकि आपस में सब रिलेटिव है। और हम सोचते हैं कि ये अब हमारा जो आखिरी प्रश्न है वकील साहब, आप भी और अब इनसे पूछ लूंगा, इनके बाद में आप बताइएगा, क्योंकि ये अफसर अली बामसेब से जुड़े हैं और मैं इनसे पूछ लूं तो आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि आप सटीक उत्तर देंगे, और जरा इनसे भी पूछ लूं कि ये भी इनका क्या विचार है, क्योंकि ये भी पुराने हैं, मैं बहुत दिन से इनके ऊपर नजर रखता हूं कि आप ये मुख्यमंत्री जितने हैं इनको तो मैं डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूं, इन्होंने हराम का खाया है, इसलिए ये चुप है, बोलेंगे नहीं। तो इनसे बेहतर कोई संगठन, कोई नेता है आपकी नजर में जो कि देश में ईवीएम को हटाने के लिए संघर्ष कर सके और जनता उसके साथ हो जाए? है किसी में दम? वो बताइए। जी, अभी कौन सा संगठन, कौन नेता, कौन सी पार्टी है आपकी नजर में, बताइए। जी जी जी, अभी एक पार्टी है, इसको बताइए। जी जी, एक पार्टी है बीएमपी, बहुजन मुक्ति पार्टी एक है, और उस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वीएल मातंग साहब, जो कि और वो प्रेजेंट टाइम में जो भी है आज की डेट में जितनी पार्टी, किसी पार्टी का कोई भी लीडर ईवीएम पे नहीं चिल्ला रहा। वीएल मातंग साहब एक ऐसे शख्स हैं जो उनकी पार्टी है, वो पूरे जहां भी जाते हैं पहला वार सिर्फ ईवीएम पे होता है। उनका हर एक कार्यकर्ता ईवीएम से ही स्टार्टिंग करता है, और ईवीएम से कितने बड़े परिणाम हुए हैं, ईवीएम से क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीज एक एक लाइन पब्लिक को समझा रहे हैं। और क्या नाम, बीएमपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अभी तक किसी भी ब्राह्मण की एंट्री नहीं है। बाकी तो सभी में, चाहे सपा हो, बसपा हो, जो भी, सब में ब्राह्मणों की एंट्री है। कहीं पर भले ही चेहरा ब्राह्मण का ना हो, लेकिन पावर ब्राह्मण को होता है। लेकिन बीएमपी एक ऐसी पार्टी अभी पूरे देश में जिसमें ब्राह्मण का कहीं चपरासी तक नहीं, चप्पल धुलने वाला तक नहीं बंदा बैठा, पेवर सिर्फ एससी बीसी माइनॉरिटी के ही लोग उसमें हैं, और वो लोग टोटल डायरेक्ट जो है ईवीएम पे ही चर्चा करते हैं, ईवीएम पे ही बोलते हैं, और आने वाले वक्त के लिए भी वो आगे भविष्य के भी बहुत सारे ऐसे फैसले जो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। एक पार्टी मेरी नजर में है, लीडर भी है। जी, अच्छा, तो अब हमें ये समझ में आ गई कि बहुजन मुक्ति पार्टी बीएमपी भारत देश के भविष्य को सुधार करने में मुख्य योगदान निभाएगी ये पार्टी, और ईवीएम का जमकर मुकाबला करेगी। और जैसा कि आरएसएस ने देश को गुमराह किया है, और यहाँ तक कि राजपूत और पटेलों को, यादव को, इन तीनों को बहुत ज्यादा गुमराह किया है, तो इस आरएसएस के मुकाबले में कोई संगठन आपके नजर में है जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और देश को सुरक्षित रखने में कोई योगदान करने में, मुकाबला करने में है कोई संगठन आपकी नजर में कि जो मुकाबला कर सके कभी आफत मुसीबत आ जाए तो? मतलब कैसा मुकाबला? ऐसा मुकाबला कि देख रहे हैं दंगे करवाते हैं, जैसे दिल्ली का दंगा हुआ, गोधरा का दंगा हुआ, गोधरा का आदमी आकर के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरी नजरों के सामने 50 बच्चों को मोदी जी ने ट्रेन पे जलवा दिया अपने इलेक्शन जीतने की तैयारी में, और दंगा कराने के लिए जो है अपनी फिजा बनाने के लिए वो आदमी आकर के उनके क्या बोला, जो बनारस में इलेक्शन था तेज बहादुर के समर्थन में आया था, वो कह रहा था एक, दूसरा मनमोहन मिश्रा जो है वो भी कह रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कई नेता और कई लोग कह रहे हैं कि मोदी ने 50 बच्चों को ट्रेन के अंदर जलवा दिया था। एक हो गया, अभी तो ये दूसरी घटना जो है दिल्ली की हो गई, और ये मध्य प्रदेश की भी एक घटना हुई, चुटपुट हो रही है। तो इन सबको देश को शांति प्रदान करने के लिए
ऐसा आपकी नजर में क्या वामसेव संगठन या वामन मेश्राम का जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, मैंने सुना कि शायद 40-42 संगठनों का मिल करके है ये वामसेव, या 72 का, हमें तो पूरा ज्ञान नहीं है इसके बारे में क्योंकि मैं परमानेंट जुड़ा नहीं हूँ, ऐसे देखता रहता हूँ। तो क्या आपकी नजर में है कि जब दंगा होने लगे तो कम से कम कुछ लोग आ जाएं ताकि लोगों को अलग अलग कर सकें, वक्त जरूरत जैसे मार काट हो रही तो कम से कम कोई आ जाए, शांति तो प्रदान करे कम से कम। सर मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ, हमको देश में शांति चाहिए। हाँ। जी जी सर, देखो शांति कैसे होती, पहले तो ये सब सारी चीजें होती हैं कि अगर कोई किसी भी समुदाय के गुंडे हैं, मवाली लोग हैं, अगर वो आकर किसी समुदाय पे जो मजलूम तबका अगर उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं और उनको जो है थोड़ी सी राहत मिले, तो उसके लिए जो संविधानिक एक टीम तैयार की, वो जो हमारा शासन प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। और अगर जिसकी जिम्मेदारी यही है कि हम समाज में कोई ऐसे अराजक तत्व, ऐसे लोग अगर कोई हमला करते हैं, कोई किसी तरीके के दंगा फसाद करते हैं, अगर वही लोग दंगाइयों के साथ खड़े हों, कि अगर वही लोग दंगाइयों के साथ खड़े और लोग की पूरी साझेदारी उसमें हो दंगा कराने में या दंगाइयों के साथ लगे में या उनका सपोर्ट करने में, तो दूसरा कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जाकर कोई ऐसा करे। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर दूसरा जाएगा तो जो शासन प्रशासन में बैठे आईएएस पीसीएस, ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे चाहे सांसद विधायक हो, वो लोग तुरंत उसके उस पर हावी होंगे। तो सिर्फ इसका एक ही इलाज है कि जब तक हम विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये दंगा नहीं रुकने वाले हैं। और या किसी के ऊपर जुल्म होते देख किसी को जो है रोका नहीं जा सकता, सिर्फ विचारों से ही रोका जा। जब हम विचार, क्योंकि अभी जो दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगा इतना खतरनाक होता, जो छोटे में सिमट कर रहेगा, इतना खतरनाक होता कि उसमें हजारों कई हजार लोग गायब हो जाते। लेकिन सिर्फ क्या था कि जो लोगों को आरएसएस के लोगों ने ये कहा वहां मारने काटने के लिए, लेकिन लोग मिल नहीं रहे थे। एक चीज और मैं बता दूं सर, एक मैसेज है ये कि वहां पर आरएसएस को लोग नहीं मिल रहे थे कि जाकर वहां को लोग काटो पीटो। वो इसके लिए उन्होंने 30-30 हजार 25-25 हजार रुपए देकर लोगों को बुलाया गया। जो अभी आज से 2 साल 3 साल पहले फ्री में लोग आते थे, सिर्फ धर्म के नाम पर आकर काट पीट करके चले जाते थे, आज की डेट में लोग आरएसएस को लोग मिल नहीं रहे, उसको पैसा देकर पड़ रहा है। और यहाँ पर पब्लिक में इतनी जागरूकता धीरे धीरे फैल चुकी है कि लोग आपस में एससी बीसी के लोग भी समझ रहे हैं कि मुसलमानों से लड़ने से हमारा कोई फायदा नहीं है, ये तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो जहर आज तक होता तो न जाने हर गांव में हिंदू मुस्लिम हो चुका होता। आज की डेट में जब ये सिस्टम विफल हुआ तो आरएसएस ने क्या किया कि आज की डेट में शासन को अपना कवर बनाया। अब कोई बात होती है तो वो पुलिस वालों को सामने रख के लड़ाई कराते हैं। अब हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हो रहा, पुलिस वाले मिलके इस सिस्टम को निजात दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आपस में लोग, जैसा कि मैंने देखा कि दिल्ली दंगे में पुलिस खड़ी है सामने और लोग ढीला पत्थर उठा रहे हैं और पुलिस बाकायदा वहां खड़ी है, आंख बंद किए घूम रही है, इधर से उधर देख भी रही है और कुछ बोल नहीं रहे, दर्शक बने हैं। तो ये आरएसएस ने इतना गुमराही किया इतने सालों में, 70-72 सालों में, जब से देश आजाद हुआ उससे, उस समय से और उससे पहले से ही, क्योंकि ये आरएसएस जो है इससे पहले से, मैं क्यों कह रहा हूं कि आरएसएस के जो दादा बाबा थे, जो इनके पूर्वज थे, राजपूत शासन काल में ये मिस्र, इस्राइल, सीरिया से जो आए हुए आरएसएस के, मैं सभी ब्राह्मणों का नाम नहीं ले रहा हूं भाई मैं, क्योंकि देखिए मैं किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी जात के विरुद्ध नहीं, लेकिन मैं आरएसएस की जो इसकी फितरत है, यानी जो इसकी आदत है, उस पर मैं, देखिए मैं दोबारा से कह रहा हूं कि राजपूत शासन काल में ये शरणार्थी बनकर आए थे मिस्र, इस्राइल और सीरिया से, और इन्होंने क्या किया, राजपूतों को गुलाम बनाने के लिए फटाक से मुगलों को आमंत्रित किया और मुगलों के साथ डबल जो सहायता की। एक तो गांव गलियों में किधर से घुसना है, किधर से आक्रमण करना है, वो साथ दिया। उसके अलावा हो सकता है उनके साथ भी जाकर के लड़ाई करने में आए हों। ऐसे ही नहीं 9 मंत्री चुने गए थे, 9 मंत्री ब्राह्मण चुने गए थे। वही नवरत्न तेल आज तक भारत की जनता लगा रही है और किसी को पता नहीं कि ये नवरत्न है क्या चीज, कोई पत्थर है, लोहा है, जड़ी बूटी है, कुछ नहीं है। तो सर उसमें 9 ब्राह्मण नहीं थे,
जो अकबर के दरबार में मंत्री थे वो 9 के 9 ब्राह्मण नहीं थे। इसका हाँ स्टडी करिएगा, इसमें 4 ही ब्राह्मण थे, 9 नहीं थे उसमें। और रही बात, अभी आपने एक चीज कहा कि मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं, मैं सभी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं। एक्चुअली क्या है, ब्राह्मण होना ही सबसे बड़ा बुरा है, ठीक है। वहां अगर जो गली गली अगर कूड़ा भी बिनने वाला ब्राह्मण होगा ना, तो वो भी सर्प से ज्यादा खतरनाक है। हमें जालिम को जालिम कहना होगा। हाँ लेकिन देखिए नहीं, अफसर अली भाई, देखिए हमको तलाश करना है, हमको इस्लाम पे भी चलना है ना। हमारा शांति इस्लाम क्या कहता है? चलिए इस पे हम बाद में बात करेंगे आपसे। पहले वकील साहब है, मैं वकील साहब से बहुत कुछ सुनने में मजा आ रहा है जी। रुक जाइए, मैं नहीं, रुको ना, मैं तो 1 ही मिनट में बोलूंगा, आप देर तक लगाएंगे, उस पर टिप्पणी करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि कोई अगर जालिम है तो उसको भी जब जज सजा देता है तो भी उस पर कुछ रहम करके कुछ कम सजा देता है। तो हमारा ये मतलब है कि अगर ईवीएम हट जाएगी और देश में ईमानदारी कायम होगी तो सबको बांट चोट के बराबर की नौकरी, बराबर का जो है सबको हिस्सा मिलेगा, और इलेक्शन भी ईमानदारी का होगा। हमारा यही नियत है। मैं इस्लामी रूप यानी इस्लामी दृष्टि से मैं चाहता हूं हमसे न किसी की दुश्मनी पैदा हो और ना हमें जरूरत पड़े कि हम किसी की नजर में बुरे हों। हमारा इसलिए हम ईवीएम का विरोध करते हैं। क्या समझे आप? सर मैं आपको बताऊं सर, जैसे आपने कहा अभी ईवीएम पे बताया कि ईवीएम हट जाएगा तो इंसाफ का निजाम कायम होगा। मैं जिनकी मतलब रग रग में, जिनके ब्लड में ये चीज है नफरत फैलाना, वो अगर एक रास्ता अपना नफरत का बंद करते तो दूसरा खोलते भी हैं। आज अगर ईवीएम बंद हो जाए तो इसके बाद अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो इनका पूरे लोकतंत्र पे इनके लोग बैठे, हर सेक्टर में इनके लोग बैठे, आईएएस पीसीएस इनके लोग बैठे हैं, सारे जगहों पे अगर इनके लोग बैठे हैं तो आप बैलेट पेपर से, अभी जल्दी की बात है, अभी बहुत जल्द कहीं से बैलेट पेपर का हुआ था चुनाव, वहां पे क्या है प्रत्याशी जीत, बैलेट पेपर चुनाव होने के बाद 3 दिन उसका चुनाव चला, मतलब काउंटिंग चली, 3 दिन वो जीता, चौथे दिन के बाद जो चौथा दिन चुनाव गिनती थी, चौथे दिन दूसरा बंदा जीता, ओबीसी का था, ओबीसी का, वो 3 दिन काउंटिंग होती रही बैलेट पेपर की, वही आगे था। चौथे दिन क्या हुआ कि जो दूसरा बंदा था वो जीत गया, चूप भी नहीं हो पाई इस पे। तो कहने का मतलब है वो लोग आईएएस पीसीएस से लेकर मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक वो अपने लोग बिठा रखे हैं। अगर कल के इन्हों ईवीएम बंद करना पड़ा तो ये अपने षड्यंत्र का एक रास्ता और तैयार कर रहे हैं कि हर जगह अपना आदमी बिठाएंगे, वहां पे फिर एक लड़ाई हमें और लड़नी पड़ेगी। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर ईवीएम हटेगी तो ये जो है इलेक्शन का परिणाम अपनी मनमर्जी से डिक्लेयर कर देंगे क्या? सर अगर ये चीज हट जाएगा तो ऊपर, क्योंकि शासन प्रशासन में उनके लोग हैं, आईएएस पीसीएस उनके हैं, जज उनके हैं, जो लोकतंत्र के चारों पिलर उनपे उनका कब्जा है, तो उसको हटाने के लिए भी आपको 10 साल कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से वो भी रास्ता तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि ये जानते हैं आज नहीं कल मुझे ईवीएम हटाना पड़ेगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी जो है देश में ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी हमारे। सर ये 2 दिन का काम नहीं है, क्योंकि दुश्मन ने एक रास्ता, आपने उसको घेर लिया है ना, ईवीएम पे घेर लिया है, तो एक रास्ता तो जानता आज नहीं कल मुझे बंद करना है, लेकिन वो अपना जो संघर्ष जारी रखेगा, वो अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहता है, तो एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता तैयार कर लिया उसने। तो ठीक है अफसर भाई, आपने बहुत बहुत विश्लेषण किया और बहुत बताया। वकील साहब, जाते जाते आप जो है ये बताइए कि ईवीएम हटने के लिए या देश में थोड़ा से निजाम सही हो और भ्रष्टाचार दूर हो, कुछ देश को ये बचाने में, जैसा कि आज देख रहे हैं बहुत बहुत बुरी हालत भाई। सबसे पहली बात तो ये, देश में हम हो या आप हो, अगर एक बेटी की बलात्कार हुआ है तो मेरी माँ का हुआ है, आपकी माँ का हुआ है, वो प्रधानमंत्री मोदी की माँ का बलात्कार हुआ, वो जो जला दी गई वो मोदी की माँ जलाई गई, हमारी माँ जलाई गई, आपकी माँ जलाई गई, सबकी माँ जलाई गई। सबकी बेटी है, सबकी माँ बराबर है। तो हम उस पर ये कहना चाहते हैं कि देश का इतना बुरा हाल है, इसको सुधार करने में, ईवीएम को हटाने में, वकील साहब आप बताइए कुछ इस पर क्या कहना चाहते हैं आप?
देखो, ईवीएम हटाने के लिए सबसे पहले तो वैचारिक स्तर से अपने को संगठनात्मक रूप से ढांचा खड़ा करना चाहिए। वो ढांचा पहले से तैयार है और उसका नाम है बामसेफ। जैसे कि अफसर अली जी ने अभी बताया है, बामसेफ दरअसल संवैधानिक विचारधारा की वो यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से ही, जिसकी विचारधारा की वजह से ही आज देश के अंदर ये क्रांति छाई हुई है। पहली चीज। दूसरी बात, उसका राजनीतिक विकल्प भी है। राजनीतिक विकल्प क्या है? बहुजन मुक्ति पार्टी है। बहुजन मुक्ति पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहली बार संवैधानिक रूप से काम करने को, 100% संवैधानिक रूप से काम करने को तैयार है। वो सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन प्रशासन या वह सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में संवैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व का वकालत करती है, संवैधानिक रूप से। पहली चीज। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है आपको बताऊं मैं, कि आरएसएस की हालत इसीलिए खराब है कि आरएसएस तो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के काम में है और डिस्ट्रॉयमेंट पे काम करती है, जबकि बहुजन मुक्ति पार्टी और बामसेफ या उसके ऑफशूट विंग जितने भी हैं, ये सारे के सारे संवैधानिक रूप से कंस्ट्रक्टिव वे में काम करते हैं। मतलब भारतीय नागरिक का नवनिर्माण कैसे हो, उस पर काम करती है। यदि बहुजन मुक्ति पार्टी का कोई जीता हुआ कैंडिडेट यदि काम नहीं करता है, तो आपको बता दूं, बहुजन मुक्ति पार्टी भारत देश की पहली वो पार्टी है जिसके कैंडिडेट चुनाव अभियान में या चुनाव में खड़े होने के साथ साथ ही 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बाकायदा लिख करके देते हैं, यदि मैं अपने चुनावी एजेंडे के अनुसार काम नहीं कर पाऊं तो आम जनता मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। और इसके साथ साथ एक संगठन और है, इंडियन लॉयर्स, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन। इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ बाकायदा अगर बैदी को जीता हुआ कैंडिडेट काम नहीं करता है तो बाकायदा आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं, उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। वो बाकायदा उस चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा और कहां बात अटक रही है वो करेगा। आरएसएस की हालत इसलिए खराब है कि आरएसएस को क्या है कि अब नए गुंडे नहीं मिल रहे, नए बदमाश नहीं मिल रहे, जो मिल रहे हैं वो पुराने वालों से काम चला रही है। जो शाहीन बाग में जो झगड़ा हुआ, जो दंगा हुआ, फसाद हुआ, वो झगड़ा फसाद को नए बच्चों ने नहीं किया। वो दरअसल जो मुंह पर ढक करके जो लोग आए थे, वो मैक्सिमम ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनल बदमाश है। तो प्रोफेशनल बदमाश के आगे एक वकील होने के नाते थोड़ा सा मैंने नजर डाला तो पूरे देश के अंदर उस दौरान बहुत तेजी से जो गुंडे बदमाश थे, जो जेलों में बंद थे, उनकी तेजी से जमानतें हुई थी। तो ये भी हो सकता है कि उन गुंडे बदमाशों को इसीलिए छुड़ाया गया होगा, वहां पर शाहीन बाग और दूसरे जो झगड़े हैं वो झगड़े करवाए जा सके। ये भी हो सकता है। तेजी से गुंडे बदमाशों की जमानतें क्यों हुई? उसी टाइम पर हुई। तो ऐसा दूसरा और एक बात और है, मैं सही कह रहा हूं अभी। और दूसरी बात, आरएसएस की हालत इसलिए भी खराब है कि जो उसके पास एससी एसटी ओबीसी या थोड़े बहुत माइनॉरिटी के जो बंदे उसके पास रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे इस संवैधानिक विचारधारा के तहत अब कोमा में आ चुके हैं और आरएसएस की पोल उनके सामने खुल चुकी है। अब आरएसएस उनको भगा भी नहीं सकती और रख भी नहीं सकती। बहुत जरूरी याद आ गई है, आप इसको जो है आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये आरएसएस इस्लाम विरोधी तो है ही, आप देख रहे हैं। तो आरएसएस को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आरएसएस ने राष्ट्रीय एक संगठन मुसलमानों को खोल करके दिया और उसमें मुसलमान भर्ती किया कि ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, मुसलमानों के फला बहबूद यानी भलाई के लिए, तरक्की के लिए आरएसएस ने खोल कर दिया। और उसका जो अध्यक्ष है, जो खोलने वाला था, इंद्रेश कुमार एक व्यक्ति है, इंद्रेश कुमार आरएसएस का प्रमुख कार्यकर्ता है। तो ये मुस्लिमों के लिए आरएसएस को क्या ऐसी जरूरत थी, क्यों खोल के एक संगठन तैयार किया, हमें पूछना चाहते सब। इस बात को तो सबसे पहली बात तो मैं तो बताऊं, वो हर जगह अपने दलाल और भड़वे सेट करना चाहते, पहली चीज। अब इस बात पर सबसे पहला एक्शन लेना चाहिए मुस्लिम्स को, क्योंकि मुस्लिम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो उनके बीच में ही रहते हैं। उन लोगों को वो अच्छी तरह जानते हैं, वो कौन से दलाल हैं, कौन से भड़वे हैं, कौन से चमचे हैं, किस तरह के लोग हैं वो लोग। तो मुस्लिम कम्युनिटी को इस बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में ये अफसार भाई बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, आपके कोई जानकार कोई लोग हों वो बता सकते हैं।
बाकी एक शब्द में कहूंगा कि वो इसलिए ताकि मुसलमानों के अंदर जो जागृति आ रही है और उस जागरण को आगे फैलाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुसलमानों में खड़ा किया गया है और ये दिखाया गया है कि मुसलमानों के हम चाहते हैं, मुसलमान भी हमारे लिए प्रिय है, इसीलिए दिखाया गया और कोई लेना देना नहीं है। यदि मुसलमानों के चहेते होती ना कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, तो देश आजाद होने के समय करीबन 29% माइनॉरिटी का शासन और प्रशासन में सबऑर्डिनेशन था, करीबन 29%। आज की डेट में शासन में तो आप देख लीजिए कितने सेक है और प्रशासन के अंदर मुश्किल से आधा या 1% रह गया है। तो अगर कांग्रेस अच्छी होती और कांग्रेस को दे के वोट जिता के आप लोगों ने उसको राजा बनाया, तो वो उसकी अच्छाई सारी वो खा गई है, आपके पास तो आपके हिस्से में तो कुछ आया नहीं है, तो आपके लिए वो कैसे अच्छी हुई? अब उसके जूते पड़ते हैं, बीजेपी के जूते पड़ते हैं तो कांग्रेस से भाग जाते हैं। अरे भाई वो भी उसी की नानी है। हाँ, तो जाते जाते हमारी ये कामना है कि बीएमपी पार्टी का नाम जो अफसर अली ने बताया, मैं चाहता हूं अपने देशवासियों से बीएमपी पार्टी की मदद करें और इसका सहयोग दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो अनाथालय आश्रम में जो शेल्टर हाउस में लड़कियों का बलात्कार, बिरजेश ठाकुर नाम का जो वो यहाँ देवरिया के आसपास बिहार और यूपी के बॉर्डर पे जो हुआ और उसके जरिए पता लगा कि कई शेल्टर होम की लड़कियों के साथ ऐसा बलात्कार हुआ, तो हम चाहते हैं अगर बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आए, ऐसी ईमानदार पार्टी आए, तो देश की अनाथ लड़कियों का बलात्कार ना हो। हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों से विदाई चाहते हैं। आप लोग अपना अपना जो 2 मिनट में, आप दोनों भाई अपना 2 मिनट में क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, अभी आपने जो बात रखी बहुत अच्छी बात है सर। एक्चुअली क्या है, इसके लिए मुसलमानों को भी समझने की जरूरत है आज, क्योंकि मुसलमान आज की डेट में हर पाले में बैठा हुआ है, हर जगह बाराती बनने के लिए तैयार है, दूल्हा बनने की किसी के अंदर वो नहीं है। तो आज जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने मुसलमानों को लीडरलेस कौम बना दिया है, और जो कुछ पैदा भी किए इसमें लीडर वाले, तो वो लोग कौम में लीड नहीं कर रहे हैं, वो कौम को मिसलीड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग बनाए। अभी मैं देख रहा था इमरान प्रतापगढ़ी जैसे दलाल लोग हैं, कांग्रेस का चोला थामे हुए हैं। क्या इनको इस चीज के गणित का आता पता नहीं है? लेकिन ऐसे जो दलाल भड़वे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोग कौम को बड़े पैमाने पर गुमराह कर रहे हैं। हमारे लोग क्या है ना, उनको संवैधानिक ज्ञान है। अफसर अली भाई, मैं आपसे थोड़ा से माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। देखिए वो क्या पे चल रहा है, तो थोड़ा ज्यादा किसी को बुरा ना कहो, इतना गुस्सा ना करो, भड़ुआ नहीं कहो, किसी को अच्छा नहीं लगता। अरे सर एक मैं देखिए मीटिंग में आप बैठे हैं, तो ये चीज बतानी, जिन लोगों ने पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया, बताने दो सही के सर। आपको खराब लग रहा है, हो सकता है कि अफसर भाई कैसे कह रहे हैं के लिए, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको खराब लगे, ये भी मैं कहूंगा कि आपको खराब लगना चाहिए। जब खराब लगेगा तो उसके आकलन में आप पहुंचोगे। ये जो मैं कह रहा हूं, आज की डेट में जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को आसमान से उठा के जमीन के अंदर घुसेड़ दिया है, क्या उनको पता नहीं था? आज की डेट में 53,000 नौजवान लड़के जेलों में बंद मुसलमानों के। क्या ये चीज अभी ये 6 सालों में क्या केवल बीजेपी ने किया? ये कांग्रेस का दिया हुआ है। तो क्या इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को जानकारी नहीं है, या और भी बहुत सारे जो मुसलमान, क्या उनको जानकारी नहीं है? कांग्रेस में हजारों लाखों मौलाना लोग हैं, क्या उनको इस चीज का पता नहीं है? भाई वो लोग तो मतलब दुनिया और आखिरत दोनों की जानकारी देते हैं, तो उनको भी तो ये जानकारी होनी चाहिए हमारा दुश्मन कौन है। भाई बाम सेफ है, इसका मतलब हमें नहीं, हमें इसका निचोड़ मिल गया हमें इसका निचोड़ ये मिल गया। कांग्रेस के जो मुख्य है, यानी मुख्य जो ये सीट का जो मेन मालिक है कांग्रेस पार्टी का, ये लोल हैं। यानी इस पार्टी में जो नोचने खाने वाले हैं वो नोचे खाएं, इनकी पार्टी सिर्फ ये पार्टी के अध्यक्ष बने रहे और इनका आदेश चलता रहे, इनका नाम चलता रहे, इनका बोलबाला होता रहे, बाकी पार्टी खूब नोचो
खाओ, जनता को लूटो घसोटो, जो भी करो करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी का इनको सिर्फ नाम बना रहना चाहिए, यही तो मतलब निकला ना। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस आज की डेट में कुछ नहीं है। कांग्रेस जब तक जवाहरलाल नेहरू थे तब तक कांग्रेस थी, कांग्रेस का कोई एक मालिक था। आज की डेट में ये एक भुजा बन गई है, एक भुजा बीजेपी, एक भुजा कांग्रेस है, और ये दोनों भुजाओं का मालिक सिर्फ एक है, वो मोहन भागवत है, आरएसएस। आज दोनों पार्टियों को वो कैसे, किस पार्टी को किस पाले में कब डालना, ये आज की डेट में आरएसएस काम कर रहा है। बाकी सोनिया राहुल का कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना राहुल पप्पू, वो पप्पू है ही है फिलहाल, और सोनिया का कोई रोल नहीं है। सिर्फ क्या है, एक नाम दिया गया कि कांग्रेस के ये मालिक हैं, बाकी कोई भी डिसीजन इनके नहीं होते हैं। जितने बिल पास हुए हैं, बीजेपी को जो है, बीजेपी को लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में आज भी नहीं है, उसके बावजूद भी हो रहे हैं। तो सर ये बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए आपको जो है, हम चाहते हैं कि ऐसी हमारी मीटिंग हर सप्ताह 2-4 बार होती रहे। और रही बात ये कि हम जो मुसलमानों में कह रहे हैं, मुसलमान आज की डेट में अगर ये मैं बोल दूं कि एकदम माइनस में कर दिया गया, अछूत के लेवल का अगर बना दिया गया मुसलमानों का, आज की डेट में आप डेली अखबार उठा के देख ले, मुसलमानों को एक अछूत के लेवल में लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो इसके जिम्मेदार ही मुसलमान है। इसको हम कांग्रेस और बीजेपी को और आरएसएस को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ये खुद जिम्मेदार हैं। आज की डेट में मुसलमानों को मॉब लिंचिंग हो रही है, सारी चीज हो रही है, तो जिम्मेदार कौन है? आज की डेट में बड़े बड़े मौलाना खामोश हैं। क्यों खामोश है? यानी कि हम लोग जो है, यानी माइनॉरिटी, एससी एसटी ओबीसी और ये पूरा देश कांग्रेस पार्टी के जाल में पड़ा रहा। और अब कि जो पार्टी का मेन पहले जो करता धरता था पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, वो तो गए, और आखिर में आते आते एक लोल बचा है, लोल बचा है। और ये लोल के सहारे हम लोग जी जी, जिनको आप अपना रहनुमा बना रहे हैं ना, वो कुछ नहीं है, सिर्फ दिख रहा, चेहरा दिख रहा है, रहनुमा नहीं है वो लोग। वो लोग तबाह करने के लिए हैं। अभी तो आपको 1-8%, आधा % बचा, थोड़ा बहुत रस बचा है। आने वाले वक्त में इस तरह निचोड़ देंगे ना कि आपको चाहे जो चाटेगा रस ही नहीं, उसको पता नहीं चलेगा किस रस, इनके अंदर कौन सा रस है। सही कंडीशन हो गई है। इसको भूल करके मुंह से निकल जाता है कि जनता में भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी बोल देते हैं कि जनता में बलात्कार हो रहा है। उनको यही नहीं, बलात्कार और भ्रष्टाचार में दोनों में अंतर क्या है, समझे ना। तो कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें सर। और आपने आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने, अच्छा लगा आज सामने हमको, आपको फेसबुक पर देख जाते जाते जो है, नहीं वकील साहब से भी थोड़ा 2 मिनट इनका भी ले लिया जाए, जो है संदेश जनता के लिए। सर वकील साहब को मैं नंबर लेना चाहता हूँ। मिल जाएगा। वकील साहब आपको क्या कहना है, 2 मिनट में आप कह दीजिए तो विदाई हो जाए। ठीक है, अब सर भाई मैं अभी आपको नंबर सेंड कर देता हूँ, चिंता मत कीजिए, है ना जी। बिल्कुल सर, अभी मैं सेंड कर देता हूँ। ऐसा है जी, हर वर्ग को, आम जनता को एक बार संविधान को पढ़ना चाहिए। यदि संविधान पढ़ते हो और अगर पढ़ने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, कोई परेशानी है और कोई लाइन नहीं समझ में आ रही है, तो मेरा फोन नंबर है 9309006007। इस फोन नंबर से संपर्क करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहली चीज, आप सभी को, हर परिवार में एक व्यक्ति को कम से कम संवैधानिक विचारधारा पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही हर आदमी का शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और बेटर भविष्य या अच्छे भविष्य या बेहतर भविष्य की गारंटी दी गई है, अधिकार दिया गया है, जो कि दूसरे का कर्तव्य है। दूसरा कौन? सरकार का कर्तव्य है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि सभी वर्गों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में ही ये आकलन करना पड़ेगा कि हमारे समाज में कौन कौन से दलाल और भड़वे हैं। उन भड़वों को देखना पड़ेगा। वो दलाल और भड़वे आप लोगों को ही बेच के आ रहे हैं। जो कांग्रेस और बीजेपी या कोई भी सरकारी, कोई भी पार्टी जो कैंडिडेट चुनती है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का, वो उस व्यक्ति को चुनती है जो व्यक्ति पहले से ही भ्रष्ट है, पहले से ही चोर है, या फिर वो समझता नहीं है, या फिर चमचा है, या भड़वा है, दलाल है, या फिर कहीं कहीं करप्ट है। उस करप्ट आदमी को ये बड़े बड़े नेता अपने साथ घुमाते हैं और उसको हाईलाइट करके उसे उस समाज का या उस वर्ग का मसीहा
प्रचारित करते हैं, उसको टिकट देते हैं, हम उसको वोट देते हैं ये समझ करके कि वो हमारे समाज का बंदा है और हमारे वर्ग का शुभ चिंतक है, जबकि वो उसके गोद गया हुआ भड़वा है या फिर उनका कुत्ता है। अरे भाई मुख्यमंत्री, वकील साहब हमको एक बात याद सीधी सीधी मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री को जब हारने का भी पैसा मिल रहा है और दो तरफ से मिल रहा है, एक तो टिकट बेचने के जरिए मिल रहा है, दूसरा जो है हुकूमत से, आरएसएस से, बीजेपी की तरफ से मिल रहा है कि भाई तू चुप करके बैठ, नहीं तेरे को अंदर कर दूंगा, ले 1,000 करोड़ रुपया लेते, और हम जनता का खून चूस करके ला रहे हैं, ले तुम 1,000 करोड़ रुपया लो या 500 करोड़ रुपया लो, हर एक 5 साल पे मैं तुमको 500 करोड़ दूंगा और ज्यादा बोलना नहीं वरना अंदर कर दूंगा। तो ये बात हमारे देश की जनता को चाहिए। अब सब लोगों को मैं कह रहा हूं कि जाग जाओ, अपना देश बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ, आने वाले समय में अपने आने वाली नस्ल को बचाओ, तरक्की करो, शिक्षित हो जाओ और बहुजन मुक्ति पार्टी का सहयोग करो ताकि देश में ईमानदारी हो। वरना ये मत सोचो आज दूसरे के घर में बलात्कारी हुई है, कल तुम्हारे भी हो सकती है, कल उसने 500 रुपया लेकर वोट दिया था, अगर आप भी 500 रुपए लेकर वोट दे रहे हैं तो आप जो है, अगर सांप घुसा है घर में तो ये नहीं जरूरी है कि जेठानी के पास जा रहा उसको काटा, मेरे को नहीं काटेगा, उधर से लौटेगा तो तुमको भी काटेगा। तो ये लोभस्य विनाश पापाय कारणम, लालच बुराई की जड़ है। और जय भारत, जय संविधान। आप लोगों ने तो साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जय मूल निवासी। ठीक है, जय भारत। ठीक है, जय मूल निवासी सभी को। जी सर, जय भारत, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।